नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप सभी के सामने कुछ प्रश्न उत्तर जो कि शिक्षण विधियों से रिलेटेड हैं। इसमें कुछ समय पश्चात हम आरटी के 2009 के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनमें कुछ इस प्रकार है। तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा नीति का शिक्षा समिति का जो गठन हुआ था, वो जो गठन किया गया था प्रोफेसर यशपाल शर्मा द्वारा किया गया था। और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा आरटी का अधिनियम जो है वो पारित किया गया। उसके पश्चात दोस्तों 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने आरटी 2009 को पारित किया। 27 अगस्त 2009 को आरटी की उद्घोषणा की गई। उसके पश्चात मित्रों अंत में 1 अप्रैल 2010 को भारत के जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 45 के तहत दोस्तों यह आदेश दिया गया है कि राज्य पिछड़े वर्ग के बालकों एवं 3 से 6 वर्षों की बालकों की शिक्षा को व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आरटी को जो लागू किया गया है उसके अंतर्गत भारत विश्व का 135वां देश बना है। यानी भारत में संपूर्ण विश्व में आरटी जो लागू हुई है उनमें भारत का नंबर 135वां है। इससे पहले 134 देशों में आरटी का अधिनियम ऑलरेडी लागू हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित भी है। आरटी लागू करने वाले प्रथम जो देश थे मित्रों वो थे परसा और जॉर्डन, यानी जिन्हें सबसे पहले आरटी यानी शिक्षा के अनिवार्य अधिकार का जो अधिनियम पारित हुआ उनमें सर्वप्रथम देश परसा और जॉर्डन थे। आरटी के 86वां जो संशोधन था अपने संविधान संशोधन उस 2002 के तहत भी अनुच्छेद 21 और भाग संख्या 3 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य प्राप्ति का अधिकार दिया गया और स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया। अनुच्छेद 51 के अनुसार भाग संख्या 4 में ये वर्णन है कि इसमें भारतीय अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य में वृद्धि की गई है और 11वां कर्तव्य एक और जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करवाएंगे। आइए मित्रों अब चलते हैं आरटी में, आरटी को विस्तार से पढ़ेंगे। आरटी 2009 जो है दोस्तों जैसे हमने बात की 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब शिक्षा का जो ये अधिकार है राइट टू एजुकेशन आरटी 2009, इस अधिकार के अंतर्गत 7 अध्याय और 38 धाराओं का उल्लेख है। आइए मित्रों अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। धारा 1 में जो है दोस्तों, धारा 1 के अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और इसका जो विस्तार हुआ वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में हुआ और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। धारा 2 के अंदर दोस्तों उपधाराओं का उल्लेख है। इसमें पहला पिछड़े बालकों की शिक्षा का विवरण, दूसरा अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा का विवरण, तीसरा दिव्यांगों के लिए जो आयु रखी गई है इसमें 6 से 18 वर्ष है और सामान्य बालक बालिकाओं के लिए जो आयु है 6 से 14 वर्ष तक की है। इसमें विद्यालय के जो 4 वर्णन दिए गए हैं वो 4 वर्णन इस प्रकार से हैं: सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय और खास श्रेणी के विद्यालय। और इसी धारा 2 के अंदर मित्रों प्रति बालक की फीस का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों देखते हैं हम अध्याय 2 के अंदर जो है मित्रों बालक का शिक्षा का अधिकार जो है उसका इसमें अध्याय 2 में वर्णन है। इसमें जो धारा 3 है उस धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 4 के अनुसार आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना अनिवार्य होगा। धारा 5 के अनुसार टीसी मांगने पर शाला प्रधान को टीसी छात्र को उपलब्ध करवानी पड़ेगी। उसके पश्चात दोस्तों आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 में। इसमें सरकार ने जो इस अध्याय के अंदर आरटी का जो वर्णन किया है उसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी
और माता पिता के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अब आगे दोस्तों अध्याय 3 में जो धाराएं शुरू होती है धारा 6 से, उस धारा 6 के अंदर नवीन विद्यालयों की स्थापना का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार धारा 6 के तहत शैक्षिक पिछड़े वर्गों में या शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों में प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय एवं प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। धारा 7 के अंदर दोस्तों वित्तीय प्रबंधन का सुझाव सुझाया गया है। इसके अनुसार धारा 7 के तहत शिक्षा के इस अधिकार का संचालन करने हेतु खर्च जो राशि होती है, यानी निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है, उसके अंतर्गत दोस्तों केंद्र सरकार जो है वो कुल खर्च का 65% वहन करती है और राज्य सरकार का इसमें 35% हिस्सा होता है, यानी खर्च का 35% खर्चा राज्य सरकार उठाती है। उसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर जो राज्य है उनके अंदर केंद्र सरकार का कुल खर्चे का जो अनुपात होता है वो 90% होता है और राज्य सरकार केवल 10% इस खर्च का वहन करती है। आगे चलते हैं मित्रों। आगे दोस्तों धारा 8 के अनुसार, धारा 8 में आरटी के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन है। इसके अनुसार केंद्र व राज्य की योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। धारा 10 में दोस्तों माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख है आरटी के अंतर्गत। इसके तहत माता पिता अपने बालक बालिका की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाएंगे। धारा 11 के अनुसार दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा का उल्लेख है। धारा 11 के तहत 3 से 6 वर्षों की बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी के माध्यम से की जाएगी। अब आगे आते हैं दोस्तों अध्याय 4 में। आगे की धाराएं इस अध्याय में सम्मिलित हैं। तो धारा 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके अंदर जो धारा शुरू होती है धारा 12 से, धारा 12 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा के 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। धारा 13 के अनुसार प्रवेश शुल्क किसी भी बालक बालिका से नहीं लिया जाएगा या किसी भी बालक बालिका के अभिभावक को प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ेगा। धारा 13 के तहत सभी बालक बालिकाएं जो इस 25% आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आएंगे आरटी के तहत, उन्हें निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों। आगे दोस्तों धारा 14 में आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का और इससे संबंधित बातों का उल्लेख है। इसके अनुसार धारा 14 के तहत किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, परंतु प्रवेश से वंचित भी नहीं रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो प्रमाण पत्र इस आयु प्रमाण पत्र की जगह जो संलग्न होंगे उनके वर्णन या उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला माता पिता का शपथ पत्र, दूसरा आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र और तीसरा अस्पताल की पर्ची जन्म के समय। धारा 15 है दोस्तों, इसमें प्रवेश तिथि का विस्तारण के बारे में बताया गया है। धारा 15 के तहत प्रवेशोत्सव के दौरान प्रवेश से वंचित रहने पर अधिकतम 6 माह के भीतर शाला प्रधान को बालक बालिका को शाला में प्रवेश दिया जा सकेगा। धारा 16 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को फेल न करने का प्रावधान है। धारा 17 के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं देने का प्रावधान किया गया है, यानी कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र छात्रा को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता। धारा 18 के अंतर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रावधान है। धारा 19 के अंतर्गत विद्यालय के मानकों का प्रावधान है, इसका उल्लेख किया गया है। इसमें दोस्तों धारा 19 में पहला पॉइंट है, एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण के जो अधिकतम घंटे होते हैं वो 45 घंटे होते हैं और एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण का जो समय होता है वो 800 घंटे है और एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण के जो दिन हैं वो कुल 200 दिन है। इसी प्रकार दोस्तों एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होता है
यानी कक्षा 8वीं तक का जो विद्यालय होता है, उसमें 1 सप्ताह के जो शिक्षण घंटे हैं, 48 घंटे हैं तैयारी सहित। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 वर्ष में जो शिक्षण कार्य हेतु घंटे निर्धारित किए गए हैं, जो समय निर्धारित किया गया है, वो 1000 घंटे का है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 वर्ष के शिक्षण के जो दिन हैं, वो 220 दिन हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची में परिवर्तन करने का अधिकार जो है, वो केवल केंद्र सरकार के पास है। धारा 21 में मित्रों विद्यालय प्रबंधन समिति, इंग्लिश में इसे एसएमसी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। सदस्य इसमें टोटल जो संख्या होती है सदस्यों की एसएमसी या विद्यालय प्रबंधन समिति या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, वो 16 होती है। इसमें अध्यक्ष अभिभावक होते हैं, सचिव शाला प्रधान या हेडमास्टर सर होते हैं और उपाध्यक्ष भी अभिभावक होते हैं। धारा 16 में मित्रों विद्यालय विकास योजना निर्माण का प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत विद्यालय विकास योजना का जो निर्माण होता है, वो एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की साधारण समिति द्वारा किया जाता है। धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यता एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है। धारा 24 के अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों का निवारण किया गया है। धारा 25 के अंतर्गत शिक्षक और छात्र का अनुपात निर्धारित किया गया है। उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ये देखिए मित्रों, इसमें सबसे पहला जो वर्णन है दोस्तों, आप ये सामने सारणी देख पा रहे होंगे। छात्रों की संख्या के आधार पर जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार है। 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा, 31 से 60 छात्र छात्राओं पर 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 छात्र छात्राओं पर 3 शिक्षक होंगे, 91 से 120 छात्र छात्राओं पर 4 शिक्षक होंगे और 121 से 200 छात्रों के अंतर्गत अगर विद्यालय की छात्र छात्राओं की संख्या है तो उसमें 5 अध्यापक और 1 शाला प्रधान या हेडमास्टर सर का होना अनिवार्य है। उसके अलावा मित्रों अब चलते हैं विद्यालय के स्तर के आधार पर अगर हम बातचीत करें शिक्षक छात्र के अनुपात की, तो प्राथमिक विद्यालय यानी जिन विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक का संचालन होता है प्राइमरी स्कूल में, वहाँ शिक्षक छात्र का अनुपात क्रमशः 1:30 है। इसी प्रकार दोस्तों उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित होते हैं यानी अपर प्राइमरी स्कूल 1st to 8th क्लास, उसमें शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो 1:40 है। इसके अंतर्गत मित्रों कक्षा 6 से 8 तक चलने वाले जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 है। उसके अलावा मित्रों सर्व शिक्षा अभियान SSA या रमसा, इन दोनों अभियानों के अंतर्गत शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो 1 ही है और वो क्रमशः 1:40 है। आगे चलते मित्रों धारा 26 के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने का प्रावधान है। यानी आरटी के तहत जो एडमिशन छात्र छात्राओं को दिया जाता है निःशुल्क, उसमें स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों को 3 वर्षों के भीतर तत्काल भरने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अधिकतम 10% पद ही रिक्त रह सकते हैं। आगे चलते मित्रों धारा 27 में इसके अंदर गैर के शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने का प्रावधान है। यानी चुनावी कार्य इस धारा 27 के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा जनगणना और राष्ट्रीय आपदा का जो मुद्दा होता है उसके अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना होती है। पल्स पोलियो अभियान और एमडीएम जैसे जो इवेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसके अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती। धारा 28 के अंतर्गत प्राइवेट ट्यूशनों पर रोक है। आगे चलते मित्रों अब अध्याय 5 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया है। धारा 5 में जो अध्याय 5 में धारा 29 से आरंभ करते हैं। धारा 29 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण SIERT द्वारा किया जाएगा, जिसे वर्तमान में हम RSCERT के नाम से जानते हैं। धारा 30 के अनुसार प्रवेशित छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। अब आगे अध्याय 6 में आते हैं दोस्तों। इसमें शिक्षा के अधिकार के संरक्षण का उल्लेख किया गया है।
इसके अंतर्गत धारा 31 से शुरू करते हैं। धारा 31 के अनुसार बालक की शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग करने का प्रावधान है। धारा 32 में बालकों की शिकायतों का निवारण करने का प्रावधान है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करने का प्रावधान है। इसी तरह धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन करने का भी प्रावधान है। अंतिम अध्याय जो है आरटी का अध्याय 7, इसमें प्रकीर्णन, शिक्षा के प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। इसमें पहली जो धारा है 35, इसके अंदर शैक्षणिक योजना निर्माण केंद्र द्वारा किया जाए ऐसा प्रावधान है। धारा 36 के अंतर्गत दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी, यानी आपको किसी भी छात्र छात्रा को किसी प्रकार से दंडित करने का जो प्रावधान है वो आपको पहले उससे पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। उसके बाद में आते हैं मित्रों धारा 37 में, इसके अंतर्गत दंड के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। धारा 38 के अंतर्गत दोस्तों राज्यों एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का संचालन करने का प्रावधान है। अब इसमें कुछ विशेष बिंदु जो हैं दोस्तों, एक वो ये हैं कि राजस्थान में शिक्षा के इस अधिकार का जो संचालन है वो केंद्रीय अधिनियम की धारा 35 एवं 38 के तहत 29 मार्च 2011 को आरंभ किया गया। इसमें कुल 10 अध्याय और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात दोस्तों हम चलते हैं मापन मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन में जो मेजर भिन्नताएं हैं, जो मुख्य भिन्नताएं हैं या गुण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन जो है मित्रों एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है अंग्रेजी के इवेल्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ निष्कर्ष या निर्णय देने से होता है। अतः बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर उनकी योग्यता का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मापन में विषय वस्तु को अंक प्रदान किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। मापन का संबंध ज्ञान की मात्रा से निर्धारित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन का संबंध बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। अब मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं मित्रों वो कुछ इस प्रकार है। माइकेलिस के अनुसार मूल्यांकन प्राप्त उद्देश्यों की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। राइट स्टोन के अनुसार मूल्यांकन मापन के व्यापक अर्थ को प्रकट करता है। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं का उल्लेख है मित्रों। उसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो सर्वोत्तम प्रयोग हुआ था वो होशांग मैन द्वारा किया गया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सर्वोत्तम प्रयोग जे.एम. राइस द्वारा किया गया। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या विशेषताएं और गुण हैं? उसमें पहला, मूल्यांकन करना आसान होता है। इन प्रश्नों में नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। वैधता और विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता है। व्यापकता के गुण का बराबर समावेश वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पाया जाता है। तार्किक एवं क्षमता विकास का भी इसमें उल्लेख है। कम समय में अधिक बालक बालिकाओं का मूल्यांकन संभव है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी प्रकार के पक्षपात की भावना नहीं होती, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता ये भी है कि इसमें एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो दोष या कमियां हैं उनमें जो मुख्य हैं, उसमें मित्रों निर्माण करना इनका बहुत ही कठिन है। दूसरा दोस्तों नकल की पूरी संभावना होती है। तीसरा अधिक समय व धन की आवश्यकता होती है। चौथा एक से अधिक उत्तर होते हैं। पांचवा जो है भाषाई कौशलों का विकास नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही उत्तर होता है। और व्यावहारिक गुणों का अभाव होता है। अब दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न के बारे में जो एक मुख्य प्रश्न है कि निबंधात्मक प्रश्न का सर्वप्रथम जो संचालन हुआ था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लंदन में स्थित है, वहाँ सर्वप्रथम इसका किया गया था संचालन। धन्यवाद मित्रों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हम समय समय पर आपके लिए इसी प्रकार उपयोगी विषय वस्तु और सामग्री हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी उचित लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करने के लिए हैशटैग पुष्पेंद्र भिलवाड़ा टाइप करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने मित्रों को भी चैनल का लिंक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।